नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही जीत रही हैं, वो सीट नहीं बदलने वाली हैं। लेकिन मोदी जी, आप 2024 के लिए कोई सुरक्षित सीट देख लीजिए, क्योंकि वाराणसी से आपको चुनौती मिलने वाली है। इसी के जवाब में आज पीएम मोदी ने बंगाल में कहा है कि दीदी आजकल कोई बाहर का स्थान देख रही हैं। वाराणसी में आपका स्वागत है। हल्दिया से वाराणसी के लिए एक जहाज जाता है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि वाराणसी के लोग आपको बाहरी और टूरिस्ट नहीं कहने वाले हैं। हालांकि वाराणसी के लोग तिलक लगाए हुए और जय श्री राम कहते हुए मिलेंगे। फिर आप क्या करेंगी और किस पर गुस्सा करेंगी? किसानों ने आज हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले जमकर विरोध किया है। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी किसान घायल हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बुजुर्ग किसानों पर लाठियां चलाई हैं। वहीं किसानों के विरोध के कारण मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर निर्धारित जगह के बजाय पुलिस लाइंस में उतारा गया है, जहां से वो कैनाल रेस्ट हाउस गए, जहां उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी। असम में बीजेपी नेता और मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर लगी पाबंदी को कम कर दिया गया है। शर्मा की पाबंदी को 48 घंटे से कम करके 24 घंटे कर दिया गया है। ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से बिना शर्त माफीनामे को स्वीकारते हुए किया गया है, जिसके बाद अब उन्हें जनसभा, रोड शो या चुनावी रैली आदि करने की इजाजत मिल गई है। पीएम मोदी ने आज बंगाल में एक और रैली कर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी कहती हैं कि बीजेपी अपनी रैली में पैसे देकर लोगों को बुलाती है। क्या बंगाल का नागरिक कभी बिक सकता है? अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं। पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों का। दीदी, बंगाल के लोगों का अपमान मत कीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले आपको सर आंखों पर बिठाया था। पीएम मोदी ने कहा कि आप मेरा अपमान कर लीजिए, लेकिन बंगाल के लोगों का अपमान मत कीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल का विभाजन करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आप बंग भंग आंदोलन के बारे में जानते हैं, इन दिनों यही हो रहा है। बीजेपी बंगाल को विभाजित करना चाहती है, बंगाल की भाषा और उसकी संस्कृति को खत्म करना चाहती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने चेन्नई में रोड शो किया और वायनाड में रैली को संबोधित किया। वहीं उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए प्रचार करते समय अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में विकास केवल तभी हो सकता है जब डीएमके और कांग्रेस की भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति को समाप्त कर दिया जाए। असम के तामुलपुर क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जब भी योजना बनाते हैं तो उसका फायदा सभी को बिना भेदभाव से पहुंचाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल गई हैं कि अगर समाज में भेदभाव कर, समाज के टुकड़े कर, अपने वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ दे दिया जाए, कुछ फेंक दिया जाए, तो उसको देश में सेकुलरिज्म कहा जाता है। लेकिन जब हम बिना भेदभाव के सबको देते हैं तो ये कहते हैं कि ये कम्युनल है। पीएम ने कहा कि इसी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश का नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने असम की जनसभा में कहा कि हम देश के लिए जीने वाले लोग हैं, हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जी जान से खपने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि असम में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। पीएम ने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। सबका साथ, सबका विश्वास से हम काम करते हैं और विकास करने की हमारी नीति ही नहीं, नीयत भी है। असम में कांग्रेस वादा कर रही है कि वो सरकार में आएगी तो सीएए को खारिज करने वाला कानून लेकर आएगी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा है कि वे संसद के पास किए गए कानून को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये गारंटी देने वाले लोग कौन हैं और उनका ज्ञान कितना सीमित है। क्या संसद द्वारा पारित किसी कानून पर राज्य का कानून लागू हो सकता है? नड्डा ने कहा वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इससे वो अपना मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं लौटी है, खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सब्जियां, किराना की चीज़ें महंगी हुई हैं और परिवहन खर्च बढ़ा है। पिछले साल दिल्ली में अप्रैल में तूर दाल की कीमत 95 रुपये प्रति किलो थी, यह फरवरी में 108 रुपये हो गई। इसी तरह मुंबई में सरसों की तेल की कीमत उस समय 114 रुपये थी, वह फरवरी में 155 रुपये हो गई।
कोलकाता में इस दौरान सूरजमुखी तेल की कीमत 105 रुपए से 179 रुपए प्रति किलो हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले एक साल तक घरेलू इस्तेमाल की चीजों की कीमतें बढ़ती रहेंगी। यह खाद्य और गैर खाद्य दोनों ही चीजों की कीमतों के साथ होगा। बता दें, फरवरी के अंत में खुदरा महंगाई दर 5% पर पहुंच गई, जो 3 महीने का उच्चतम है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शनिवार को माओवादियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए। कई माओवादी भी मारे गए हैं, पर उनकी संख्या का पता नहीं चला है। बस्तर के बीजापुर जिले के तारेम इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मुठभेड़ सुकमा और बीजापुर सीमा के पास तारेम इलाके में शुरू हुई। सुरक्षा बलों की कई यूनिटों की साझा टीम माओवादियों की तलाशी अभियान पर निकली थी। ओडिशा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य के 10 जिलों में रात का कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक 5 तारीख से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। बता दें, राज्य में पिछले एक दिन में 452 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु को लेकर होने वाले नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। ये शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका की सांसद रही तुलसी गैबर्ड ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को 1971 से ही लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगाली हिंदुओं की हत्याएं की, बलात्कार किए और उन्हें घरों से बेदखल कर दिया। ये केवल धर्म विशेष की वजह से हुआ। अमेरिकी नेता ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कहा कि विश्व को जिहादी कट्टरपंथी विचारधारा का सामना करने के लिए आगे आना होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।